नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 10 प्रश्नों का सीरीज। आज हम लोग फिर देखेंगे 10 प्रश्न और 10 प्रश्न को पूरे विस्तार के साथ देखेंगे, जो हमारे बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में किया गया था। वहीं 1969 में जो है किसकी स्थापना किया था, सीआईएसएफ का यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। वहीं बात करें 1939 ईस्वी में जो है सीआरपीएफ की स्थापना किया था। वहीं बात करें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, तो बीएसएफ की स्थापना कब किया गया, तो 1965 ईस्वी में किया गया था बीएसएफ की स्थापना। वहीं बात करें होमगार्ड राज्यों में होमगार्ड जो है इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1946 ईस्वी में किया था। वहीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इसका जो स्थापना किया था 1962 ईस्वी में किया गया था। 1962 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है। तो इससे हम लोग जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं चट्टानों की आयु का पता हम लोग किस विधि से लगाते हैं, यूरेनियम पद्धति से। वहीं पेड़ों की आयु ज्ञात करना हो तो उसका वार्षिक वलयों को गिनकर उसका आयु पता लगाते हैं। अच्छा, एक है पोटेशियम ऑर्गन विधि से हम लोग पुरानी पुरातात्विक सामग्री का आयु पता करते हैं, उसका काल निर्धारण करते हैं, पुरातात्विक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, चैत्याभूमि किसका समाधि स्थल है। तो चैत्याभूमि या भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। वहीं गुलजारी लाल नंदा इसकी समाधि स्थल का क्या नाम है। तो गुलजारी लाल नंदा इसकी समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्या नाम है, नारायण घाट नाम है। वहीं चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है, किसान घाट नाम है। वहीं ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। क्या नाम है, एकता स्थल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या नाम है, राजघाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का क्या नाम है, अभय घाट। क्या नाम है, अभय घाट नाम है। वहीं बात करें विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा, समता भूमि जगजीवन राम, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजीव गांधी और उदय भूमि KR नारायणन। ये सारे आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट। क्या नाम है, महाप्रयाण घाट। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। वहीं बात करें भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन घाटी ये बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु को ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। वहीं आप लोग बताएं पर्वों का शहर किसे कहा जाता है। पर्वों का शहर कहा जाता है मदुरई को। किसे कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है पर्वों का शहर। वहीं डक्कन क्वीन ये किसे कहा जाता है। तो ये पुणे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुणे को कहा जाता है। अब महलों का नहर कोलकाता को कहा जाता है। रेलियों का शहर किसे कहा जाता है, न्यू दिल्ली को रेलियों का शहर कहा जाता है।
वहीं आप लोग बताएं, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर, 7 द्वीपों का शहर ये किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेन लाइन किस शब्द की शब्दावली है? तो लेन लाइन यह तैराकी की शब्दावली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तैराकी की अगर और शब्दावली पूछा जाए तो ब्रेस्ट स्ट्रोक किक, डॉल्फिन बेट नी, फिगरस नट रूटनस, डॉल्फिन किक, डॉग पेडल और ब्रेस्ट स्ट्रोक, फल्टर किक, फ्रंट क्रॉल, लेन लाइन, सिजरम किक और साइड स्ट्रोक। ये जो सारे शब्दावली हैं ये तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। वहीं हॉकी से अगर शब्दावली पूछा जाए तो सेंटर लाइन, गोल रेखा, बुली, पास बैक, ड्रिबलिंग, स्क्रीट शॉट, स्लैप शॉट, फेस ऑफ, लीड, पेन, वन टाइमर, पावर पॉइंट, साइड लाइन, ये सारे जो है हॉकी से संबंधित शब्दावलियां हैं। वहीं अगर बात करें गोताखोरी, तो गोताखोरी से संबंधित शब्दावली टक, पाइक, पिक एंट्री ये और डाइविंग, ये सारे जो है गोताखोरी से संबंधित शब्दावलियां हैं। वहीं बात करें फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियां, तो फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियां ड्राइव, ड्रॉप किक, फाउल, फ्री किक, फंगल, फब्बल और बाउल गेम, ऑफ साइड, पिच आउट, प्ले कॉक, पॉकेट, रस, सैक, डिसेंट, ड्रिबलिंग, ये सारे शब्दावलियां फुटबॉल से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो मानव संसाधन का विकास या 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो ये 1992 से 97 तक, 1992 से 97 तक। इसी के समय भारत जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का सदस्य बना था। किसका सदस्य बना था? WTO का सदस्य बना था। और इसी के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 1993 ईस्वी में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत हुआ था। वहीं बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और इसका काल 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वह कब से कब तक था? तो 1974 से लेकर 79 तक, 74 से 79 तक। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम लोग जानते हैं इसमें मुख्य उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना। 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें जो है मुख्य जो लक्ष्य इसमें रखा गया था क्या चीज़ पर? कृषि उद्योग और ऊर्जा पर, कृषि उद्योग और ऊर्जा पर। इसी के दौरान जो है, इसी के दौरान IRDP कार्यक्रम शुरू किया गया था और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी के समय में किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। और इसका काल पूछा जाए तो 1980 से 85 के बीच, 1980 से 85 के बीच। वहीं ट्राइसेम की शुरुआत भी इसी के समय में हुआ था। ट्राइसेम की शुरुआत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत किया था। वहीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न ये भी बनते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर पर आधारित था, कृषि पर जो है विशेष जोर दिया गया था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें जो है भारी उद्योग पर जो है विशेष बल दिया गया था। वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। वहीं बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, यह अशोक रुद्र एलन मॉनले मॉडल पर आधारित था, इसमें कृषि सिंचाई पर जोर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस यह कहाँ अवस्थित है? यह नासिक में अवस्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो है डाक खानों की स्टेशनरी, डाक टिकट
अदालती और गैर अदालती स्टाम्प, रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट आदि के अलावा केंद्र राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रम, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। कहाँ? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में। वहीं बात करें हैदराबाद में, तो हैदराबाद में क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, यह कहाँ है? हैदराबाद में। यहाँ दक्षिणी राज्यों के लिए डाक लेखन सामग्री और पूरे देश के केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की छपाई होती है। कहाँ? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में। वहीं करेंसी प्रेस नोट, यह भी नासिक में है। कहाँ है? नासिक में है। और यहाँ जो है 10, 50, 100, 500, 1000 तो बंद हो गया, 2000 के बैंक नोटों की छपाई की जाती है। करेंसी प्रेस नोट, नासिक में। वहीं बात करें देवास, मध्य प्रदेश। देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी जो है 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। वहीं बात करें सिक्योरिटी पेपर मिल, यह कहाँ है? तो यह है होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से बैंक और करेंसी नोट, कागज एवं गैर अदालती स्टाम्प की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन होता है। कहाँ? तो सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निक्की कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो निक्की ये कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? इसे इंग्लिश में लिखा जाए तो NIKKEI। यह जो है जापान यानी टोक्यो जापान का जो है यह स्टॉक एक्सचेंज है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें अमेरिका, तो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह है नॉस्डैक। क्या नाम है उसका? नॉस्डैक अमेरिका का है। वहीं बात करें चीन, तो चीन का संघाई कॉम कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? यह चीन का स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं बात करें जर्मनी का अगर पूछा जाए तो जर्मनी का जो है स्टॉक एक्सचेंज है मिड डेक्स। वहीं बात करें ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है तेन। क्या नाम है? तेन नाम है। वहीं थाईलैंड का सेट नाम है। थाईलैंड का क्या नाम है? सेट नाम है। वहीं बात करें हांगकांग का, तो हांगकांग का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह हांगसेंग नाम है उसका। वहीं सिंगापुर का सिंगापुर का क्या नाम है? सीमैक्स नाम है। वहीं इटली का स्टॉक एक्सचेंज है मिवलेट। क्या नाम है? मिवलेट। यह इटली का स्टॉक एक्सचेंज। वहीं लंदन तो इसका स्टॉक एक्सचेंज है FTSE 100। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं परंतु जिनसे प्राप्त राजस्व संघ यानी केंद्र और राज्यों में बांट लिया जाता है वह है आयकर। कौन सा कर है? आयकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 270 में यह वर्णित है आयकर के बारे में, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं परंतु उससे जो राजस्व प्राप्त होता है उसे केंद्र और राज्यों में बांट लिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 268 में वैसे कर के बारे में वर्णित है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि व प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क, ये इसका वर्णन है। वह अनुच्छेद 269 में वैसे कर के बारे में चर्चा है जो केंद्र सरकार लगाते हैं और एकत्रित भी करते हैं परंतु राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है। राजस्व जो है किसे सौंप दिया जाता है? राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो वो कर कौन से हैं? तो उत्तराधिकारी व संपदा शुल्क, रेल किराया, भाड़ा शुल्क, साझा बाजार में किए गए सौदों पर शुल्क। अच्छा, हम लोग कर की बात आई तो कर दो प्रकार की कैटेगरी में रखा गया। एक प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट पे करते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आय कर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, ब्याज कर, लाभांश कर, उपहार कर। वहीं
भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, होटल प्राप्तियों पर कर, अचल संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर और पथ कर, ये सारे जो है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण। वहीं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय व्यापार शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, शिक्षा उपकर, ये तो बहुत बार आया, शिक्षा उपकर, यह जो है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। परिवहन कर, वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, विज्ञापन पर कर, स्टाम्प व पंजीयन शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, वाहनों पर कर, सट्टेबाजी पर कर और मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, ये सारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। चलिए देखते हैं आज का अंत प्रश्न है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है फिलिस वक्र। कौन दर्शाता है? फिलिस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाते हैं। वहीं बात करें लोफर वक्र, इससे कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाते हैं। वहीं यहाँ कर लेंगे लॉरेंज वक्र जो है, लॉरेंज वक्र इससे आय वितरण को इंगित करता है। यह क्या करता है? आय वितरण को इंगित करता है, यानी यह धन तथा आय के वितरण का एक आरेखिक निरूपण है। और लॉरेंज इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंज द्वारा धन वितरण की असमानता का निरूपण विकसित किया गया था। वहीं एक होता है गिनी गुणांक विधि, यह सापेक्ष निर्भरता मापने की विधि होता है। इसका प्रयोग आय या संपत्ति की असमानता की माप के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा नोट करने का। जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। एक बार याद करने से कन्फ्यूजन बनी रहेगी, तो रिवीजन करने में जो हम लोग लिखेंगे वो बहुत ही मदद करेगा। तो आप लोग लिखने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।